आप 2 साल तक हर दिन 14 घंटे पढ़ाई करते हैं, सामाजिक जीवन छोड़ देते हैं, शादियों में जाना बंद कर देते हैं और आपके माता पिता अपनी जीवन भर की कमाई आपकी कोचिंग की फीस में झोंक देते हैं। आप परीक्षा देते हैं, 720 में से 715 नंबर लाते हैं और आपको लगता है कि आप डॉक्टर बन गए। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि आपकी रैंक 50 नहीं बल्कि 5000 है और आपको देश का कोई सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। क्या ये सिर्फ एक दुष्स्वप्न है? नहीं, ये साल 2024 और उसके बाद के नीट यूजी परीक्षा में बैठे 24 लाख छात्रों की हकीकत है। भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट विवादों, कोर्ट केसों, पेपर लीक के आरोपों और सीबीआई जांच के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट, जो देश के सबसे योग्य डॉक्टरों को चुनने के लिए बनाई गई थी, आज विश्वसनीयता के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। लेकिन ये खेल शुरू कहाँ से हुआ? इसके पीछे कौन से बड़े सिंडिकेट काम कर रहे हैं और क्यों हर साल भारत का एजुकेशन सिस्टम वेंटिलेटर पर नजर आता है? चलिए आज की इस स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में परत दर परत सब कुछ बेनकाब करते हैं। भाग 1, नीट क्या है और इसका गणित इतना जटिल क्यों है? इससे पहले कि हम लीक और स्कैम के दलदल में उतरें, हमें ये समझना होगा कि इस परीक्षा का दांव कितना ऊंचा है। उम्मीदवारों की संख्या, हर साल लगभग 24 से 25 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। सरकारी सीटें, कुल मिलाकर सरकारी एमबीबीएस सीटें केवल 55,000 से 60,000 के बीच हैं। सफलता की दर मात्र 2.3%, यानी हर 100 में से केवल 2 बच्चों को ही सरकारी कॉलेज मिलता है। बाकी बचे छात्र या तो करोड़ों रुपए देकर प्राइवेट कॉलेजों में जाते हैं या फिर अगले साल के लिए ड्रॉप लेते हैं। जब किसी परीक्षा में कंपटीशन इतना गला काट हो तो वहाँ एक नंबर के लिए कड़ा संघर्ष होता है। 1 नंबर कम होने का मतलब है रैंक का हजारों पायदान नीचे खिसक जाना, और इसी मजबूरी, इसी दबाव का फायदा उठाता है पेपर लीक सिंडिकेट। भाग 2, 2024 का वो ऐतिहासिक धमाका, द फ्लैश पॉइंट। 4 जून का दिन, पूरा देश लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने में व्यस्त था। टीवी चैनलों पर वोटों की गिनती चल रही थी। ठीक उसी शाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अचानक नीट यूजी का रिजल्ट घोषिट कर दिया, जबकि रिजल्ट आने की तारीख 14 जून थी। जैसे ही परिणाम स्क्रीन पर आए, पूरे देश के शिक्षा जगत के होश उड़ गए। 1, 67 टॉपर्स का रहस्यमयी चमत्कार। नीट के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि 2 या 3 से ज्यादा छात्रों को फुल मार्क्स 720 में से 720 मिले हों, लेकिन इस बार 67 छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की। 2, एक ही सेंटर से 8 टॉपर। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि इन 67 टॉपर्स में से कई छात्र एक ही राज्य और एक ही परीक्षा केंद्र, विशेष रूप से हरियाणा के झज्जर सेंटर से थे। उनके रोल नंबर सीरीज में थे। 3, गणितीय रूप से असंभव स्कोर, 718 और 719 नंबर। नीट की मार्किंग स्कीम के अनुसार हर सही जवाब के लिए +4 अंक, हर गलत जवाब के लिए -1 अंक, छोड़े गए सवाल के लिए 0 अंक। अगर कोई छात्र पूरे 180 सवाल सही करता है तो उसे 180 गुणा 4 बराबर 720 मिलते हैं। अगर वो एक सवाल छोड़ता है तो उसे 716 मिलते हैं। अगर वो एक सवाल गलत करता है तो उसे 715 मिलते हैं। गणित के नियमों के अनुसार 718 या 719 नंबर आना नामुमकिन है, लेकिन एनटीए के रिजल्ट में छात्रों को 718 और 719 नंबर दिए गए थे। एनटीए की सफाई, जब इस पर बवाल मचा तो एनटीए ने कहा कि कुछ सेंटर्स पर पेपर देर से बतने के कारण छात्रों का समय बर्बाद हुआ था, जिसकी भरपाई के लिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। लेकिन ये ग्रेस मार्क्स किस फॉर्मूले से दिए गए, इसका कोई पारदर्शी जवाब नहीं था। भाग 3, बिहार से गुजरात तक लीक सिंडिकेट का जाल। ये मामला सिर्फ ग्रेस मार्क्स तक सीमित नहीं था। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी खबरें आने लगी जिसने साबित कर दिया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पटना का सेफ हाउस ऑपरेशन। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने पटना में एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। 1, कबूलनामा। गिरफ्तार आरोपियों और छात्रों जैसे आयुष कुमार ने कैमरे और पुलिस के सामने कबूल किया कि परीक्षा से एक रात पहले उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाया गया था।
हूबहू प्रश्न पत्र। छात्रों को रात में ही प्रश्न पत्र और उसके उत्तर रटवा दिए गए थे। अगले दिन जब वे परीक्षा हॉल में गए तो 100% वही सवाल थे। कीमत एक एक छात्र से इस पेपर के लिए 30 लाख से 50 लाख रुपए वसूले गए थे। पुलिस को जले हुए प्रश्न पत्रों के अवशेष भी मिले, जिनका मिलान बाद में एनटीए के मूल पेपर से हुआ। गोधरा का सेंटर फिक्सिंग खेल। गुजरात के गोधरा में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ छात्रों से कहा गया था कि वे परीक्षा में जिन सवालों के जवाब नहीं जानते उन्हें खाली छोड़ दें। बाद में सेंटर के सुपरवाइजर और शिक्षकों द्वारा उन ओएमआर शीट को सही जवाबों से भरा जाना था। इसके लिए एडवांस में लाखों रुपए के चेक लिए गए थे। भाग 4, शिक्षा माफिया का अर्थशास्त्र, द इकोनॉमिक्स ऑफ पेपर लीक। आखिर ये पेपर लीक होते कैसे हैं और इसमें कितना पैसा शामिल है? शिक्षा माफिया कोई छोटे मोटे अपराधी नहीं है। ये एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री है जो कॉर्पोरेट स्टाइल में चलती है। पेपर लीक का चेन नेटवर्क, डार्क वेब या अंदरूनी सूत्र, मुख्य सरगना माफिया, राज्य स्तर के एजेंट, स्थानीय सब एजेंट, मजबूर या अमीर माता पिता। 1, प्रिंटिंग प्रेस और ट्रांसपोर्टेशन में सेंट। प्रश्न पत्र छपने से लेकर बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचने के बीच कई कड़ियां होती हैं। माफिया इसी लॉजिस्टिक्स चेन में किसी अधिकारी या कर्मचारी को करोड़ों का लालच देकर पेपर की फोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी हासिल कर लेता है। 2, सॉल्वर गैंग का इस्तेमाल। पेपर लीक होने के बाद एम्स या अन्य टॉप मेडिकल कॉलेजों के ब्रिलियंट छात्रों को मोटी रकम देकर कुछ ही घंटों में पूरे पेपर को सॉल्व करवा दिया जाता है। 3, कोचिंग सेंटर्स का प्रेशर कुकर। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है। कई बार कुछ छोटे और अनैतिक कोचिंग संस्थान अपनी साख बढ़ाने और रैंक 1 का विज्ञापन छापने के लिए इन माफियाओं के साथ हाथ मिला लेते हैं। भाग 5, छात्रों का मानसिक तनाव और खोता भरोसा। इस पूरे विवाद में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो है देश के युवाओं के भरोसे का टूटना। आज कोटा, दिल्ली, पटना जैसे शहरों के हॉस्टल के कमरों में बैठे छात्र अवसाद से जूझ रहे हैं। जब एक ईमानदार छात्र दिन रात मेहनत करके 650 नंबर लाता है और फिर भी उसे कॉलेज नहीं मिलता क्योंकि किसी अमीर बाप के बेटे ने 40 लाख रुपए में पेपर खरीद कर 700 नंबर पा लिए, तो वो सिस्टम से हार जाता है। एक पीड़ित छात्र का बयान, हम पढ़ाई किस लिए करें? जब कट ऑफ मेहनत से नहीं बल्कि बैंक बैलेंस से तय होने लगे तो किताबें खोलने का मन नहीं करता। भाग 6, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और आगे की राह। विवाद बढ़ने के बाद मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर परीक्षा में 0.001% भी निष्क्रिय रही है तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दी। एनटीए के महानिदेशक को पद से हटा दिया गया और परीक्षाओं में सुधार के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। हमें इस संकट से निकलने के लिए क्या करना होगा? 1, पूरी तरह से डिजिटल और एन्क्रिप्टेड सिस्टम। प्रश्न पत्रों का फिजिकल ट्रांसपोर्टेशन बंद होना चाहिए। पेपर सीधे परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले सेंटर के कंप्यूटर पर एन्क्रिप्टेड कोड के साथ आना चाहिए और वही प्रिंट होना चाहिए। 2, कठोर कानून, एंटी पेपर लीक कानून। पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए गैर जमानती वारंट और उम्र कैद जैसी सजा का प्रावधान कड़ाई से जमीन पर लागू हो। उनकी संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। 3, एनटीए का पुनर्गठन। परीक्षा कराने वाली संस्था को पूरी तरह स्वायत्त, पारदर्शी और राजनीति से दूर होना होगा। इसकी तकनीकी बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने की जरूरत है। नीट का ये संकट सिर्फ एक परीक्षा का लीक होना नहीं है, ये हमारे देश के स्वास्थ्य सिस्टम के भविष्य पर हमला है। अगर आज पैसे के दम पर अयोग्य लोग डॉक्टर बनेंगे तो कल वे अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर के अंदर इंसानी जिंदगियों से खेलेंगे। ये लड़ाई सिर्फ 24 लाख छात्रों की नहीं है, ये इस देश के हर उस नागरिक की है जो कभी न कभी किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाएगा। हमें एक ऐसा भारत चाहिए जहां प्रतिभा की कद्र हो, न कि पैसे की। आपको क्या लगता है, क्या ऑनलाइन मोड में परीक्षा कराना इसका स्थायी समाधान है या पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक और उन सभी छात्रों के साथ शेयर करें जो इस व्यवस्था से लड़ रहे हैं। न्याय की इस आवाज को रुकना नहीं चाहिए। जय हिंद।